हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएसई 2026-27 के पीटी प्लस मेंस के जॉइंट प्रिपरेशन के तहत मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस प्रारंभ किए गए थे और आज इसकी 7वीं कड़ी है। और इस 7वीं कड़ी में हम लोग ब्रिटिश काल के दौरान लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट या लैंड रेवेन्यू प्रणाली को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उस समय काल के दौरान जो 3 प्रकार के मुख्य भू राजस्व प्रणाली को अपनाया गया था, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनकी कमियां क्या थी या उनकी दुर्बलताएं क्या थी और उनके प्रभाव किस स्तर पर भारतीय समाज पर देखे गए, इनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जो पॉइंट है साथियों, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या जो टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, ये यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंतर्गत है। ये जो पोर्शन है वो मेंस के दृष्टिकोण से एवं पीटी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व का है और इसका जीएस पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंस है, पीटी में भी इसका इंपॉर्टेंस है और मेंस में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश का इंडिया के दौरान या ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो मेजर रेवेन्यू सिस्टम्स को अपनाया गया था, जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को अपनाया गया था, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे, उनकी कमियों को लेकर के डिस्कशन करेंगे और एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि किस हद तक इस प्रणाली को अच्छा माना गया और किस हद तक या किन कमियों के कारण जो है इनमें क्या क्या कमियां थी और इसका नकारात्मक जो प्रभाव हमारे समाज पर या हमारे सोसाइटीज पर देखा गया था, उसको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत एज यूजुअली आप सभी को अब तक ज्ञात हो चुका है कि 1765 का जो समय काल है उसको मैं एक मेजर क्या मानता हूँ, टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखता हूँ। इसी समय काल के दौरान भारत की जो दिशाएं हैं वो बदलती चली गई। हालांकि कहा जाता है कि 1757 का जो पलासी का वार था वो एक टर्निंग पॉइंट है, बक्सर का जो वार है वो एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट या जो आर्थिक शोषण की जो प्रक्रिया हमारे भारत में शुरू हुई थी वो हम 1765 के जो इलाहाबाद ट्रीटी से प्रारंभ कर सकते हैं। इस इलाहाबाद ट्रीटी ने न केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संसाधनों के दोहन के रास्ते को खोल दिया, बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसने जो है लूट, शोषण और दोहन के रास्ते को खोल दिया था। और इसके बाद हमारी पूरी भारत की न केवल जो है दस्तकारी या हस्तशिल्प चरमरा गए थे, बल्कि हमारे किसानों की स्थितियां भी काफ़ी कुछ खराब हो चुका था। तो 1765 का जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, हम इसे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से या भारत में आने वाले जो 200 वर्ष हैं उनके लिए कहना, ये जो ट्रीटी है वो काफ़ी क्या था, कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। तो 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या कुछ हुआ था ना, इस समय काल के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा की परमानेंट दीवानी प्राप्त हुआ था। लेकिन प्रश्न क्या था, परमानेंट दीवानी तो मिल गया, आपको टैक्स कलेक्शन करना है, लेकिन आप कैसे टैक्स कलेक्शन करेंगे? आप जो आए हैं, अर्थात जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, वो हमारे संस्कृति से पूर्ण रूप से नए थे, उनको हमारी भाषाओं का भी ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन किस प्रकार किया होगा? तो उनके लिए जो पहले से ही हमारी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, अर्थात मुगल काल के दौरान जो व्यवस्थाएं थी, जिनमें नायब दीवान के ऊपर क्या रहता था, टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी होती थी और नीचे में एक जो है राजस्व प्रणाली के तहत आमिल होते थे, मालगुजार होते थे, उनके द्वारा टैक्स कलेक्शन किया जाता था। तो इनको एज इट इज़ ही रखा गया। जो 1765 में उनको जो दीवानी प्राप्त हुई और उनके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस सिस्टम को नहीं हिलाया और ना हिलाते हुए मोहम्मद रज़ा खां जो कि नायब दीवान थे, उन्हें ही नायब दीवान बना दिया गया और उनके साथ साथ जो छोटे अधिकारी थे उनको लेकर के क्या किया गया, टैक्स कलेक्शन किया गया। अब टैक्स कलेक्शन कहाँ किया जाए? क्योंकि हमारी जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या ना एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, अर्थात एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान कंट्री है। तो ओब्वियसली ये जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस होंगे वो कहाँ से आएंगे? तो फार्मिंग से आएंगे या किसानों से प्राप्त होंगे। तो जो मेजर रिसोर्सेज था रेवेन्यू का वो क्या था ना, एग्रीगेरियन से था या फार्मिंग से ही प्राप्त हो रहा था, या हम जिसे कह सकते हैं कि लैंड से प्राप्त होता था या फार्मर लैंड से प्राप्त
उपलब्ध होता था। यहाँ सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन किया गया है वो इसी किसानों से जो है टैक्स कलेक्शन किया गया, ना कि व्यापारियों से टैक्स कलेक्शन किया गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए अब आगे देखेंगे। अब इस समय काल के दौरान सबसे पहले क्या किया गया ना, इन लोगों ने मोहम्मद रजा खां को तो नायब दीवान बना दिया, और साथ में वे अधिकारी भी शामिल रहे जो पूर्व से ही थे, लेकिन इन्होंने यूरोपियंस की भी नियुक्ति की जो इन सब पर क्या करेंगे ना, कंट्रोल बैठा करके रखेंगे और ये नज़र रखेंगे कि टैक्स का कलेक्शन अधिक से अधिक किया जाए। क्योंकि इनके ऊपर क्या था ना, कई चीज़ों का बोझ था। एक तो इनके कंपनी जो है अपने उपनिवेश की स्थापना के लिए इन्हें हर क्षेत्र पर युद्ध करना होता था, और इस युद्ध को चलाने के लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता थी। तो सबसे महत्वपूर्ण था टैक्स का कलेक्शन, ठीक है। और इस काल के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हुआ था ना 1769 और 70 में, अगर आपको याद होगा, है ना, जो सबसे बड़ा जो है ग्रेट बंगाल फेमिन जिसे हम कह सकते हैं, बंगाल का भीषण अकाल भी पड़ा। और इन सब ने जो टैक्स कलेक्शन के जो प्रोसेस थे, साथ में जो ग्रेट बंगाल फेमिन पड़ा, इस सब ने क्या किया ना, संपूर्णतः जो किसानों के ऊपर क्या ना एक प्रेशराइज क्रिएट हुआ, और किसानों की स्थिति क्या हो गई, चरमरा गई। और इस चरमराने के कारण या वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद कई परिवर्तन देखने को मिला था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ये नहीं चाहते थे कि किसी भी भारतीयों के हाथों में क्या हो ना, लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो उसके हाथों में रहे। वे चाहते थे कि भारतीयों से जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को पूर्ण रूप से फ्री किया जाए और ये कंट्रोल यूरोपियन के हाथों में हो। इसका सीधा अर्थ ये था कि जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को भारतीयों के हाथों से हटा करके उसे यूरोपियंस के हाथों में देना, जिससे अधिकाधिक क्या किया जा सके, युद्ध के खर्चे निकाले जा सके और जो है टैक्सेस का कलेक्शन किया जाए। और यही कारण है बाद में जाकर के ऐसा देखा गया कि मोहम्मद रजा खां को भी गिरफ्तार किया गया, चूँकि उस समय में जो है क्या हुआ ना, भीषण अकाल पड़ा 1769-70 में, और इस अकाल के कारण टैक्स का कलेक्शन भी कम हुआ। तो इसकी जो जिम्मेदारियां थी वो मोहम्मद रजा खां के ऊपर डाल करके उससे को क्या किया गया ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके तुरंत बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया सिस्टम्स लेकर के आया, और इस सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं ना, फार्मिंग सिस्टम्स कहते हैं या इजारेदारी सिस्टम्स कहते थे। अब इजारेदारी के लिए जो है कलेक्शन राइट किसके ऊपर होगा, कौन जो है कलेक्शन करेंगे, तो इसके लिए नियमतः ये बनाया गया जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे ही जो है क्या दिया जाएगा ना, वसूल करने का अधिकार दे दिया जाएगा। और इस पर नियंत्रण कौन रखेंगे, तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए कलेक्टर को दे दिया गया था कि वो इस पर क्या करेंगे, नियंत्रण रखेंगे। इसका ड्यूरेशन जो है पहले 1 वर्ष फिर 5 वर्षों के लिए तक के जो है इसे देखा गया। तो इजारेदारी सिस्टम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया, जिसमें अधिक बोली लगाने के ऊपर जो है क्या किया गया ना, जो आपका जो है भूमि जो लगान है वो छोड़ दिया गया। तो इस इजारेदारी व्यवस्था का लाभ क्या था, इस इजारेदारी व्यवस्था का लाभ ये था कि इससे जो है अधिक से अधिक क्या होता था, टैक्स का कलेक्शन होता था। क्योंकि जो व्यक्ति सपोज कीजिए 5 लाख रुपए में 1 वर्ष के लिए जो है क्या करता है ना, भूमि को प्राप्त करता है, तो ओबियसली वो 6 लाख का कलेक्शन करने का प्रयास करेगा। अपने लाभ तो उसे लेने ही है, साथ में उसे टैक्स के तौर पर क्या देना पड़ेगा ना, ब्रिटिश सरकार को जो है देना भी पड़ेगा, लगान भी देना पड़ेगा। तो अधिक टैक्स कलेक्शन के लिए इजारेदारी को जो है लागू किया गया। लेकिन इजारेदारी का रिजल्ट क्या था, इजारेदारी का रिजल्ट वही था जैसा कि पूर्व में आपने देखा कि एक तो 1769 और 70 में एक ग्रेट फेमिन हो चुका था, जिससे किसान ऑलरेडी चरमरा चुके थे, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और इसके बाद इस अधिकाधिक बोली लगाने वालों के कारण भी किसानों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, लगान काफ़ी उच्च था, और जो लोग बोली लगाते थे वे इस कार्य से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, संपूर्णतः तो नहीं, लेकिन जो नए आते थे वे इस क्षेत्र से काफ़ी अलग थे। तो उनको जो है किसानों से कोई मतलब नहीं था, और वे अधिक से अधिक क्या करते थे, टैक्स का कलेक्शन करते थे।
इस व्यवस्था ने सीधे सीधे जो है क्या किया था, बंगाल की स्थिति को चरमरा दिया। और यही कारण है वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया ना, वापस बुला लिया गया और 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया ताकि वे भारत में जाकर के एक सुव्यवस्थित स्थापित कर सके और जो टैक्स में कमी आई है, जो कलेक्शन में कमी आई है, उसको ठीक करते हुए पुनः तरीके से क्या किया जा सके, टैक्स कलेक्शन किया जा सके। तो 1765 से लेकर के 1784 तक वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी भूमिका निभाई और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से जो है टैक्स कलेक्शन किया गया। इसके लाभ ये थे कि इसने जो है इसमें अधिकाधिक बोली लगाने वाले के द्वारा जो है टैक्स का कलेक्शन किया गया और उन्हें बेरहमी से किसानों के पक्ष में किसानों से क्या किया, लगा लिया और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ। वहीं किसानों की स्थिति काफ़ी चरमरा गई, एक अकाल भी हुआ और इस अकाल के कारण कई लोग जो है क्या है ना, मृत्यु के काल कबाल में समा गए। और इसके बाद इस परिस्थिति को देखते हुए जब टैक्स में उनकी कमी आई तो 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगमन हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन सभी सिस्टम्स को जो है दरकिनार कर दिया और दरकिनार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि ये जो बिचौलिए का जो सिस्टम, बिचौलिए का सिस्टम या जो बोली लगाने वाले का जो सिस्टम है, इसमें कई अवगुण पाए जाते थे। अर्थात वे पूर्ण रूप से जो है सरकार को उतना जो है टैक्स नहीं दे पा रहे थे जितना दिया जाना चाहिए वास्तविक तौर पर। तो इस कारण से उन्होंने एक नया सिस्टम लेकर के आए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, भूमि कर की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था वो था लैंड रेवेन्यू में कमी आया और खेती में भी जो है क्या है ना, बहुत गिरावट देखा गया। सरप्लस जो प्रोडक्शन है उसमें भी क्या है ना, डिक्रीज देखने को गया और इससे जो है ब्रिटिशर्स के जो एक्सपोर्ट थे वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो गए। और इस एक्सपोर्ट में मूल रूप से क्या चीज़ थे, तो एक तो सिल्क का एक्सपोर्ट होता था और कॉटन का एक्सपोर्ट होता था। और इसके दूसरा जो इफेक्ट था वो था हस्तशिल्प जो उद्योग है या जो दस्तकारी उद्योग है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया ना, बर्बाद हो गया। तो ये दोनों को ठीक करने के लिए जिसका जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन लेकर के कौन आए ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे और उन्होंने जो है क्या किया, माल गुजारी को जो है स्थायी तौर पर लागू करने का प्रयास किया। स्थायी तौर पर लागू इसका निर्धारण करना और अगर आवश्यकता पड़े तो समय समय पर इस पर बदलाव भी किया जा सकता था। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स के जो प्रोसेस अपनाया गया था इजारेदारी, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए जो है क्या किया गया, माल गुजारी का स्थायी निर्धारण किया गया जिसे क्या कहा जाता है ना, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। अब ऐसे बहुत से उस समय लोग थे या अधिकारी थे जो पहले से ही ये मांग कर रहे थे कि जो माल गुजारी है या जो लगान है वो क्या ना, परमानेंट हो। इसमें कई व्यक्तियों के नाम है, जैसे अलेक्जेंडर डी थे, इसके अलावा जो है हेनरी पिटोलो थे, फिलिप फ्रांसिस थे, थॉमस लॉव थे। ये सभी जो है क्या ना, फिजियोक्रेटिक थॉट्स पर विश्वास करते थे। और ये जो फिजियोक्रेटिक थॉट्स क्या ना, ये जिसे भू अर्थवादी विचार कहते हैं, उसमें ये माना जाता है कि जो भूमि है, भूमि ही क्या है, राज्य को करदाता है। भूमि ही सबसे बड़ा राज्य का करदाता है। और इस विचार के कारण ही वे मानते थे कि एक स्थायी भूमि कर की प्रणाली को अपनाया जाए और उन सब का ही परिणाम था कि 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट्स का क्या बना ना, आधार बना और इसे बंगाल में हमेशा के लिए आकलित करना या हमेशा के लिए जो है इस मालगुजारी को स्थापित करने के तौर पर जो है अपनाया गया था 1793 में। चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि जो प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन क्या था, उन दोनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और पहला प्रॉब्लम था कि कितना टैक्स का कलेक्शन किया जाए प्रति वर्ष, उसको लेकर के क्या है जो है समस्या आई। अर्थात बेस ईयर क्या होना चाहिए, आधार वर्ष क्या होना चाहिए। तो 1789 और 1790 को क्या बनाया गया, आधार वर्ष बनाया गया। और अमाउंट कितना बनाया गया, तो 268 लाख रुपए, लगभग 30 लाख पाउंड माना जाता है। इसको क्या बनाया गया ना, मालगुजारी माना गया। तो एक तो आधार वर्ष की नियुक्ति की गई कि 1780 से 89 से 90 को आधार वर्ष माना जाए और इसी आधार पर 268 लाख रुपए जो है क्या माना जाए ना, मालगुजारी वार्षिक के तौर पर रखा जाए।
अब इस पर भी क्या है ना, इस पर भी जो है ये जो रखा गया, इस पर भी इतिहासकारों के द्वारा दो मत पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो रखा गया रेंट 268 लाख रुपए, वो 1757 से लेकर 1793 तक जो है मात्र 20% ही वृद्धि है। अर्थात कुछ इतिहासकार ये ऐसे थे जो ये मानते थे कि मात्र 20% ही वृद्धि किया गया है। 1757 से इस बात को जोड़ा जा रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि पलासी युद्ध के समय से लेकर के 1793 तक परमानेंट सेटलमेंट लागू होने तक मात्र 20% ही जो है टैक्स में वृद्धि हुआ। वहीं इतिहासकारों का एक ऐसा भी वर्ग है जो 1765 से इसको काउंट करते हैं 1793 तक, और वे ये मानते हैं कि लगभग डबल, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स क्या किया गया था ना, ज़्यादा लिया गया था टैक्स। तो ये इतिहासकारों का दो वर्ग भी इस प्रणाली को जब अपनाया गया तो देखने को मिला, और ये इतिहासकार का दो वर्ग जो है इस बात को मानते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, तो सेकंड प्रॉब्लम आपने देखा कि फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका था, बेस ईयर का और अमाउंट कितना ले। सेकंड प्रॉब्लम यह था कि मालगुजारी किससे लिया जाए, टैक्स का कलेक्शन किससे करना है। क्या जो प्राचीन जो प्रथाएं चली आ रही थी, प्राचीन प्रथाओं का अर्थ क्या है, प्राचीन प्रथाओं का अर्थ है मुगल काल में जो ग्रामीण राजस्व प्रणाली थी, वो जो प्रथा थी उसको एज इट इज़ रखना। अर्थात एज इट इज़ का अर्थ है कि उस समय जो है मालगुजार के जो अधिकारी होते थे, चाहे वो अमल हो, चाहे वो तालुकदार हो, एवं जो जमींदार हो, ये जो है पूर्व से ही भारतीय सोसाइटी में एक पैठ बना करके पहले से ही थे, और इनके पास ही पावर था, शक्ति इनके पास ही था। तो सोशल जो पावर है वो जमींदारों के पास में था, और जमींदार ही क्या करते थे, टैक्स का कलेक्शन करते थे अपने अंतर्गत, उनके अंतर्गत जो है जो जमीनें थी किसानों से वो करते थे। तो ये पूर्व में थी। तो मालगुजारी किससे लिया जाए, क्या पूर्व से चली आ रही इस व्यवस्था के तहत जमींदारों से लिया जाए या किसानों से डायरेक्ट लिया जाए। चूंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 1765 में इनके आगमन होने के बाद 1793 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई गई, 1793 तक भी इनके पास एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र नहीं था, या भारतीय भाषाओं का इनका या भारतीय समाज का इनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। तो ये जो है डायरेक्ट जो है किसानों से टैक्स कलेक्शन के पक्ष में नहीं थे। इस कारण से पूर्व में जो प्रथाएं चली आ रही थी, तो पूर्व में 1790 में क्या किया गया ना, सबसे पहले जब परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया 1793, उसके पूर्व में 1790 में बड़े जो जमींदार घराने हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं जो बड़े बड़े, उनके साथ क्या किया गया, मालगुजारी का जो है 50% 53% से अधिक जो है कलेक्शन करने के लिए उनके साथ समझौता किया गया। दूसरा क्या था ना, जो छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, तो 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ वो मूल रूप से इन्हीं जमींदारों के साथ किया गया था, जो पहले से बड़े जमींदार थे उनसे और एक जो छोटे जमींदार हैं उनसे, इन सभी को मिला करके जमींदारों के हाथ में ही क्या दिया गया ना, पावर दिया गया। और अब इसमें क्या हो गया ना, सामाजिक जो परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया, अब तक जमीनें किसके पास थे, किसानों के पास था, और किसान के संबंध जमींदारों के साथ क्या थे, अच्छे थे, और उसी आधार पर वो क्या करते थे, लगान देते थे। लेकिन अब जब जो परमानेंट सेटलमेंट वो, उसमें इस संपूर्ण क्षेत्र का जमीन का मालिक कौन बन चुका था, तो जमींदार बन चुका था। वो इसे बेच सकता था। ये जो जमींदारी थी, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये वंशानुगत भी था। तो जमींदारों के हाथ में क्या किया गया ना, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्थाएं दी गई। और इसका मूल कारण क्या था ना, एक बड़े प्रशासनिक तंत्र की जो है ना होना या पर्याप्तता ना होने के कारण उन्होंने जमींदारों के ऊपर भरोसा किया। और इसके अलावा एक ऐसा वर्ग भी उनके हाथ में आ गया जिसे हम कह सकते हैं जमींदारों का एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में आकर के गिरा, जो बाद में जा करके जो है ब्रिटिश शासन के क्या हो गए ना, विश्वासी के तौर पर काम करते रहे। तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो संपूर्ण ज़मीनें थी, उस संपूर्ण ज़मीन के मालिक अब कौन बन चुके थे, तो ये जमींदार बन चुके थे, एवं उन्हें मालगुजारी देना था। वे जमींदार वो इसे बेच सकते थे, उनके उत्तराधिकार को भी जमीन प्राप्त होता था। तो ये कुछ जो है हम कह सकते हैं किसको प्राप्त हुआ लाभ, तो जमींदारों को लाभ प्राप्त हुआ।
वहीं अगर वे किसी भी कारण से असफल होते, जिसमें सनसेट का लॉ कहा जाता है, अगर सूर्यास्त के पहले अगर आप जमीन को नहीं दे पा रहे हैं, टैक्स नहीं दे पा रहे, तो आपकी जमींदारी छिन सकती थी। और आप जो है कई ऐसे जमींदार जो उस समय क्या हो गए ना, उनकी ज़मीनें बिक गई, उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई और दूसरों को दे दिया गया। तो एक तरफ क्या है ना, सोशल जो स्ट्रक्चर था उसमें भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। कहा जाता है कि बड़ा सब कई ऐसे जमींदार हुए जो क्या है ना, इस प्रोसेस के कारण बिक गए। चूँकि प्राकृतिक खेती जो है वो प्रकृति पर निर्भरशील है, और कई बार वे जो है उतना टैक्स दे नहीं पाते थे जितना उनको देना चाहिए, तो उनकी ज़मीनें छिन गई, कई ज़मींदारों की नीलामी भी हो चुकी थी। तो एक सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल जो हम कह सकते हैं जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें इसके कारण भी कई बदलाव देखने को मिला। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इस जो सिस्टम है, ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, इसका इम्पैक्ट क्या कुछ हुआ। तो इसका इम्पैक्ट क्या कुछ हुआ ना, फार्मर्स और ज़मींदार, यहाँ पे सीधी बात है, पहले फार्मर्स और ज़मींदार का एक क्या था ना, अलग प्रकार का हम कह सकते हैं कि रिलेशन था। इसमें ये रिलेशन आप कह सकते हैं कि एक साझेदारी का भी रिलेशन था, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन का भी रिश्ता था। तो अब जमींदार के ऊपर जब करों का बोझ अत्यधिक होने लगा, तो वे सिर्फ और सिर्फ फार्मर के से क्या लेना चाहते थे ना, वे जो है टैक्स का कलेक्शन करना चाहते थे, अर्थात फार्मर्स अब जमींदार के दया पर रहने लगा। तो एक रिलेशन में परिवर्तन भी आया। दूसरी ओर फार्मर्स और जमींदार के मध्य जो पट्टा के नियम थे, जो पट्टा दिया जाता था, वो पट्टा कभी पालन होता था तो कभी पालन नहीं भी होता था। इसके अलावा किसानों के ऊपर जो है मालगुजारी की भारी मांग थी, जिस पर जो है कुछ गैर कानूनी कर भी उस पर शामिल कर दिया जाता था, जिसके कारण किसान जो है भारी बोझ के तले दबे हुए थे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके क्या थे, पॉजिटिव पक्ष भी थे और नेगेटिव पक्ष भी था। तो पॉजिटिव पक्ष की अगर हम बात करें तो क्या कुछ पॉजिटिव था, तो जमींदार क्या बन चुके थे कि ऐसा वर्ग बन चुके थे जो ब्रिटिश सरकार के विश्वासी बन गए थे, और इनके द्वारा ज़मीनों के क्या किया था, मालगुजारी का कलेक्शन किया जाता था, और एक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा भल्ब की तरह ये काम कर रहे थे। जो कुछ भी होता था ये सब कुछ संभालते थे, अर्थात अगर किसी प्रकार का उपद्रव हो तो जमींदार ही देखते थे, ब्रिटिश सरकार तक ये आँच नहीं थी। वहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ा, किसानों पर पड़ा। फार्मर्स और जमींदारों के मध्य जो प्राचीन काल के जो संबंध थे, कोऑपरेटिव संबंध थे, वो खराब हो गए। किसान भारी मालगुजारी की मांग से दब गए, एवं कुछ जमींदार भी अपनी जमींदारी को खो चुके थे, जिसके कारण सोशल स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आया। चलिए आगे चल कर क्या देखा गया ना, 1799 से लेकर के 1812 तक जो है रेगुलेशन में जमींदारी को कुछ राइट्स दिया गया। और क्या राइट्स दिया गया ना, अगर लगा ना भी दे, ना देने की स्थिति में अदालत के बिना ही वे क्या कर सकते हैं, काश्तकारों की ज़मीन को वो जब्त कर सकते थे। तो अब जो है जो किसानों और फार्मर्स और ज़मींदारों के मध्य लगा ना देने के कारण जो झगड़े होते थे, इस पर भी जो है क्या है, ज़मींदारों को क्या मिल गया, जो है एक राइट, उनको अधिकार मिल चुका था रेगुलेशंस के आधार पर, कि बिना अदालत की अनुमति में भी वो क्या कर सकते थे, जब्त कर सकते थे। तो इस प्रकार तो संपूर्ण पावर जो है अब किसके हाथ में आ गया था, तो लैंड लॉर्ड्स के हाथ में, भूस्वामी के हाथ में आ गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला वो क्या था, जो वास्तविक खेतीहर थे, रियलिटी में जो खेती कर रहे थे, उनके ऊपर क्या ना, उनकी हालत बिगड़ गई, उनके वो भारी करके बोझ से दब गए, जमींदारों के साथ उनका संबंध खराब हो गया, कुछ जमींदार तो बर्बाद हो गए, और ओवरऑल इसने भारतीय सामाजिक स्ट्रक्चर जो पूर्व से चली आ रही थी, या जो सत्ता का जो स्ट्रक्चर था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रामीण स्ट्रक्चर को इसने जो है क्या किया ना, हिलाया। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्या था ना, आप कह सकते हैं कि ये कुछ समस्याएं थी जो अब परमानेंट सेटलमेंट्स को लागू किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस भूस्वामियों को कौन कौन सी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि लॉ ऑफ सनसेट लॉ, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सनसेट। ये जो लॉ ऑफ सनसेट है, ये सबसे प्रॉब्लम के तौर पर देखा गया। दूसरी ओर
लगान जमींदारों से लगान किसानों से वास्तविक रूप से उगाही करना सबसे कठिन काम था, और इसी कठिन काम से ही अंग्रेज जो है बचना चाहते थे। वे जानते थे कि उनके पास एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र नहीं है, और इस प्रशासनिक तंत्र नहीं होने के कारण ही उन्होंने जमींदारों को क्या क्या यूज़ किया कि जमींदारों के माध्यम से, उनके माध्यम से हम क्या करेंगे, टैक्स का कलेक्शन करेंगे, और एक तरह जमींदार उनके पक्ष में हो जाएंगे और जमींदारों के द्वारा टैक्स का कलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की नीतियों को अपनाया गया। लेकिन ये जो समस्याएं थी सनसेट लॉ के कारण, कहा जाता है कि कईयों की जमींदारी चली गई। 1794 से लेकर 1807 तक कहा जाता है बिहार और बंगाल में 41% जमीन नीलामी हो चुकी थी और उनकी बिक्री भी हो चुकी थी। उड़ीसा में जो है इसका परसेंटेज काफ़ी अधिक था, 51% तक जो है जमींदारी तबाह हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सोशल स्ट्रक्चर या सोशल जो पावर का स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार बदल रहा था। कई जमींदार इससे तबाह हो चुके थे। जमींदारों का तबाह होने का सीधा अर्थ था जमीनों की नीलामी, और जिसका बोझ किसके ऊपर था, तो किसानों के ऊपर भी था। हालांकि ये जो ज़मीनें बिकी, इन ज़मीनों को किसी ने तो खरीदा होगा। तो एक प्रकार से न्यू क्लासेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स भी उदय हुआ। न्यू क्लासेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, पुराने जो लैंडलॉर्ड्स थे वे तबाह हो गए, तो एक नए जमींदारों का वर्ग उदय हुआ। हो सकता है कि इन जमींदारों के वर्ग में वो क्या हो सकते थे ना, पुराने जमींदारों के वर्ग में नए काश्तकार होंगे या नए धनी काश्तकार होंगे, साथ में या वो अधिकारी होंगे जो वर्षों से मुगलों के अधीन काम किए होंगे। तो एक प्रकार से पुराने जमींदार जो है क्या हो गए, हट गए, और एक नया क्लास जो है जमींदारों का क्या हो गया, हमें देखने को मिला। या तो धनी काश्तकार या जो आमिल थे या जो तालुकदार थे, एक नया वर्ग देखने को मिला। कहा जाता है इस प्रोसेस के मार से कई जमीन आपने देखा कि लगभग 41% बिहार बंगाल में और उड़ीसा में 51% तक तबाह हो गए। कुछ ऐसे जमींदार भी थे जिन्होंने अपने आप को जो है अलग अलग कानूनों के माध्यम से बचा करके रखा था, लेकिन इसकी संख्याएं काफ़ी कम थी। ओवरऑल कहा जाता है कि इसने न्यू क्लासेस ऑफ जमींदार का तो जन्म दिया, लेकिन जो सामाजिक स्थिति उस काफ़ी कुछ बदल गया, अर्थात पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी भी भारत की जो पुरानी सामाजिक स्ट्रक्चर था जिसमें जमींदार एक ऊपरी श्रेणी के व्यक्तित्व के तौर पर काम कर रहे थे, अब भी वही थे। हो सकता है कि अब इसमें कुछ नए ज़मींदार ऐड हो गए जो क्या थे, मुगलों के अमल थे, मालगुजार थे, और साथ में कुछ खेतीहर धनी किसान भी थे जो अब क्या बन गए थे, जमींदार बन गए थे, और वे मिल करके जो है पावर स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को बना करके रखे थे। तो इस प्रकार इस व्यवस्था के गुण और दोष जो है आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रैयतवारी सिस्टम्स को लेकर के डिस्कशन करेंगे। रैयतवारी सिस्टम्स या रैयतवारी सेटलमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 क्या है ना, 1798 में बंगाल की व्यवस्था अर्थात बंगाल का जो मॉडल था परमानेंट सेटलमेंट को, उसको मद्रास में लागू करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन जब भी आप परमानेंट सेटलमेंट लागू करेंगे तो उसकी सबसे पहले बड़ी मांग है बड़े भूस्वामी का होना। मद्रास में बड़े भूस्वामियों का बहुत ही अभाव था, बड़े जमींदार वर्गों का क्या था, यहाँ पर क्या था, अभाव था, जिसके कारण जो है इस सिस्टम को यहाँ लागू करने में क्या था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। कहा जा रहा है कि 1801 से लेकर 1807 तक बड़े क्षेत्रों में जो है बंगाल के इस सिस्टम को लागू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया। और जब इसे लागू किया गया तो वहाँ के जो पॉलीगर्स थे, जो बड़े किसान थे, पॉलीगरों में भी जो बड़े किसान बड़े थे, उनको जमींदार मान लिया गया और इन्हें क्या दी गई ने, जमींदारी दी गई। चाहे वो गांव को मिला करके जागीर बना करके ऊंची बोली लगाने वाले को इसे बेच दिया गया। और जब उनसे जो है लाभ नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात पॉलीगरों के द्वारा या जो नए खेतीहर किसान, रिच खेतीहर किसान उदय हुए सोशल स्ट्रक्चर में, जब उनसे लाभ नहीं हुआ तो कहा जाता है कि मद्रास में इस व्यवस्था से मोह भंग हो गया। चूँकि समस्याएं देखने को मिली और समस्याएं देखने से जो है मोह भंग हो गया, तो वे परमानेंट सेटलमेंट को अब क्या करना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे। और इस दौरान कहा जाता है जो है स्कॉटिश विचारधारा, स्कॉटिश जो है रिनेंसा की विचारधारा भी जो है इस समय काल में जो है मद्रास में कई अधिकारियों के मन में था।
कि भूमि जो है, भूमि से अधिक महत्वपूर्ण कौन है? किसान है। तो भूमि से अधिक किसानों को ज़्यादा महत्व देने का सीधा अर्थ था कि भूमि के साथ संपर्क ना करते हुए, जमींदारों के साथ संपर्क ना करते हुए सीधे किसानों को ही क्या माना जाए? ना कर का साधन माना जाए। सीधे किसानों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए और मध्य में जो कह सकते हैं जो एक पावर स्ट्रक्चर है, जिसे हम बिचौलिए कह सकते हैं, जिसे हम जमींदारी कह सकते हैं, बड़ा भूमिपति वर्ग कह सकते हैं, उसे हटा करके सीधे जो है किसानों के साथ, ये स्कॉटिश विचारधारा के अंतर्गत था, इसे लागू करने का प्रयास किया जाने लगा। तो परमानेंट सेटलमेंट से मोह भंग हुआ और रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स की ओर लोगों का विचार गया। और इसमें सबसे आगे कौन थे? तो इसमें सबसे आगे थे थॉमस मुनरो थे, इसमें सबसे आगे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो है, ये दोनों ही क्या थे? आगे थे। और इन दोनों के ऊपर भी इसी स्कॉटिश विचारधारा का प्रभाव था और इसी प्रभाव के कारण ही जो है रेवेन्यू सिस्टम का जो है इन्होंने क्या किया ना, बदलने का जो है प्रयास करना प्रारंभ कर दिया या बदलाव का प्रयास किया। और इस दौरान याद रखिएगा, इस दौरान जो है दो थॉट हम कह सकते हैं, दो विचारधाराएं और थी। उनमें थी एक उपयोगितावादी विचारधारा। उपयोगितावादी विचारधारा जो है रिजल्ट पर विश्वास करती थी या आउटकम के ऊपर आधारित थी। जमींदारों के हाथों पर देने से जमींदार एक ऐसा वर्ग बन गया था जो कई बार ब्रिटिश सरकार को छिपाते हुए क्या कर लेता था, अपने को घाटा दिखा करके भी जो है करों को शामिल कर लेता था। तो जो आमदनी होनी चाहिए थी, जो रिजल्ट था परमानेंट सेटलमेंट का, वो कम था। तो उपयोगितावादी विचार के तहत वे इसे हटाना चाहते थे कि रिजल्ट तो कम आ रहा है, भले ही इसे जो है इसकी सुविधाएं काफ़ी हो। दूसरा एक थ्योरी इस दौरान काम करते थे जिसे कहा जाता है डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत। डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि जो जमीन से प्राप्त अधिशेष है उसमें से उत्पादन और श्रम लागत को हटा करके ही लगान निर्धारित किया जाता है। तो अगर जमीनें अलग अलग हुई तो लगान भी अलग अलग होंगे। अर्थात जहां डेविड रिकार्डो के अनुसार अगर फर्टाइल लैंड है तो यहाँ लगान अधिक होगा और अगर खराब लैंड है तो वहाँ क्या है, लगान कम होंगे। और इस खराब लैंड को फर्टाइल बना करके अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है ना, जो है लिया जा सकता है, अर्थात लगान को बढ़ाया जा सकता है। तो इस दौरान उपयोगितावादी विचार और डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत ने भी रैयतवाड़ी सिस्टम को क्या किया, प्रमोट किया। तो सीधी सी बात है, उपयोगितावादी विचार में मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस का रिडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया और डेविड रिकार्डो ने फर्टाइल लैंड पर अधिक से अधिक जो है क्या लगाते हुए ना, रेंट लगा करके या माल गुजार लगाते हुए उसमें से जो है या सरप्लस प्रोडक्शन करा करके उसमें से क्या लेना चाहते थे, लगान लेना चाहते थे। दूसरी ओर मद्रास प्रेसिडेंट की स्थिति बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग थी। मद्रास प्रेसिडेंसी से कई युद्ध हो चुके थे, इस कारण यहाँ के फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति थी। युद्ध का खर्च भी निकालना था और जिसके कारण रैयतवाड़ी को बढ़ावा दिया गया, ना कि जमींदारी सिस्टम को या परमानेंट सेटलमेंट को। चूंकि खर्च को निकालना है तो क्यों ना किसानों से ही डायरेक्ट खर्च को निकाल लिया जाए। और अब इसका प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम प्रयोग कहा जाता है 1792 में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा बाड़ा महल में जो है प्रारंभ किया गया। और इसी सिस्टम को मुनरो के द्वारा जो है बाद में सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्व प्रशासन के लिए, जो कि उनके अंतर्गत राजस्व प्रशासन वे संभाल रहे थे, इसमें लागू किया गया। इसमें सीधी सी बात है, जो है गांव से मालगुजारी सीधे सीधे किसानों से या गांव से ही सीधा मालगुजारी लेना था। अंग्रेज स्वयं चले जाते थे और गांव से वो क्या करते थे, किसानों से मालगुजारी लेते थे। और सीधी सी बात है, इसमें हर रैयत, प्रत्येक रैयत से क्या लेना था, मालगुजार लेना था। और इस प्रकार रैयतवारी सिस्टम का क्या हो गया, जन्म हुआ। तो कई कंडीशंस पीछे थे जिन्होंने रैयतवारी सिस्टम्स को क्या किया था, जन्म दिया था। चलिए अब आगे बात करेंगे कि मुनरो जो कि इस सिस्टम से काफ़ी कुछ दिलचस्पी ले रहे थे, उनके अनुसार आखिर मुनरो की दिलचस्पी क्या थी? वे चाहते थे कि 500 से अधिक, मान लीजिए कि अगर बड़े बड़े जमींदार है, इसको कम करते हुए अगर 40 जमींदार कर दिया जाए तो ये उनके लिए और भी लाभदायक है। तो मुनरो जो है स्मॉल लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते थे बजाय बड़े लैंडलॉर्ड्स के। और यही कारण है वे जो है बड़े जमींदारी सिस्टम्स को हटाते हुए छोटे जमींदार काश्तकारों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। लेकिन
इस व्यवस्था की जो रीढ़ थी या इस व्यवस्था का जो आधार था वो किस पर टिका हुआ था? हर खेत का आकलन करना इतना भी आसान नहीं था। अर्थात लैंड सर्वे इज द मेजर बेसिस ऑफ दिस रैयतवाड़ी सिस्टम एंड इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल ऑन दैट टाइम, बिकॉज इनके पास फिर से वही समस्याएं, ना तो इनके पास कोई बड़ा प्रशासनिक तंत्र है कि हर खेत का आकलन किया जाए, और जब ऐसा नहीं संभव हो पाया तो कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। और उन समस्याओं में से क्या क्या हो सकता है? तो पहली समस्या है कि हर खेत का आकलन नहीं किया गया, तो अपने मन से जो है प्रत्येक खेत जो एक एस्टिमेट आधारित है जो है क्या बनाया गया ना, आपको जो है एक आपका क्या कह सकते हैं ना, रेंट जारी कर दिया गया। साथ में जो है एनुअल एग्रीमेंट होता था किसके बीच में? फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, चाहे वो रेडी हो तो ठीक है, ना रेडी हो तो भी ठीक है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट में भी समस्याएं थी। फिक्स रेट करना था प्रत्येक लैंड के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पट्टा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4-5 चीज़ें थी जो कि लैंड सर्वे के अंतर्गत था, और ये काफ़ी क्या था? जटिल था। ये जो मेथड था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड था। तो क्या किया गया? अनुमान आधारित आकलन, जो पूर्व में भी था अनुमान आधारित आकलन, तो अब पुनः जो है अनुमान आधारित आकलन। रैयतवाड़ी सिस्टम्स को अपनाया तो गया, लेकिन एक बड़े स्तर पर अपनाना इसको संभव नहीं था। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है इसे बहुत अच्छी तरह ढंग से लागू किया गया होगा, बाकी क्षेत्रों में अनुमान आधारित आकलन को ही सर्वोपरि या अपना लिया गया। और ठीक उसी प्रकार पिछले सिस्टम में जो भ्रष्टाचार थे, इस सिस्टम में भी अनुमान आधारित आकलन होने के कारण समस्याएं देखने को मिला। चलिए अब आगे क्या कुछ हुआ? 1807 में मोनरो जो है लंदन चले गए, और जो है रैयतवाड़ी सिस्टम को इसके कॉम्प्लेक्स स्थिति के कारण, खास करके लैंड लैंड सर्वे, पट्टेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल एग्रीमेंट और साथ में फिक्स टैक्स बनाने को लेकर के क्या हो गया ना, इन चारों स्थितियों के कारण, इस कॉम्प्लेक्स स्थितियों के कारण और प्रशासन तंत्र की कमी के कारण इसको त्यागना प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि 1820 में मुनरो पुनः जो है वापस आए, और जैसे ही वो वापस आए पुनः इस सिस्टम को वे क्या करने लगे? पसंद करने लगे और इसे लागू करने लगे। तो क्या कुछ किया गया ना, मद्रास में जो है बड़े पॉलीगरों का जो है क्या किया गया? साथ लिया गया। और जब बड़े पॉलीगर थे, कुछ बड़े पॉलीगरों का उन्मूलन भी कर दिया गया। कुछ बड़े जो है ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा जो डायरेक्ट मालगुजारी जब अपनाया गया। अच्छा हाँ, इस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण है कि जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स या अधिकारी डायरेक्ट मालगुजारी अपना रहे थे तो पॉलीगर जो थे वो क्या हो रहे थे? बेकार हो रहे थे, क्योंकि उनकी भूमिका को हटा दिया गया। पॉलीगर इस संदर्भ में कि पॉलीगर यहाँ जमींदार के तौर पर काम कर रहे थे और सामाजिक सत्ता के स्ट्रक्चर में एक बीच के बिचौलिए के तौर भी थे। जो बंगाल में जमींदार थे वहाँ ये बड़े पॉलीगर थे, जिसके साथ पूर्व में पॉलीगरों के साथ ही क्या किया गया था ना, मालगुजारी तय किया गया था। अब वे पॉलीगर जो है क्या ना, अलग हो रहे थे और उन्हें हटा दिया जा रहा था। तो कुछ पॉलीगर के हटाने से या बिचौलिए के हटाने से जो है समस्याएं उत्पन्न हो गई, और वे क्या हो गए ना, सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता के विरोध में चले गए। तो इस प्रकार इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। उस नेगेटिव इम्पैक्ट को देख लेते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले तो जो है लैंड सर्वेक्षण जो है नहीं हुआ। सारे स्थानों पर हर खेत का लैंड सर्वे संभव नहीं था। सिर्फ पुराने कागजात के आधार पर ही इसका मालगुजारी तय किया जाने लगा, और इस व्यवस्था को जो है क्या किया 1833 में त्याग दिया गया। चूँकि हर लैंड सर्वे के साथ जो पट्टे का डिस्ट्रीब्यूशन था, साथ में जो एग्रीमेंट था, वो समस्या होने लगी, तो इस स्थिति को हटा दिया। किसान और भी गरीब हो गए और भी कर्जदार हो गए, और गांव के शक्ति संरक्षण में हालांकि कहा जाता बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन कई ऐसे पॉलीगर हुए जिनको क्या किया गया, जिनको जो है हटा दिया गया और उन्हें क्या किया गया ना, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में क्या कुछ हुआ। एक्चुअल में जैसे ही आपने देखा बंगाल में, जैसे ही पुराने जमींदार हटे तो एक नए जमींदारों का वर्ग उदय हुआ। यहाँ भी ठीक इसी प्रकार हुआ। जब पॉलीगर हटे तो कुछ मिरासीदार भी निकल करके आए, जो कि जिन्होंने क्या किया, ना केवल मालगुजारी का अधिकार प्राप्त किया, बाद में चलकर उन्होंने पुलिस का कार्य भी प्रारंभ कर दिया।
और वे क्या हो गए ना, कलेक्शन जो सेंटर था, अर्थात हम कह सकते हैं कि कलेक्टर का जो ऑफिस है जहाँ मिरासीदार जो है क्या किया ना, उन्होंने एक जमावड़ा उनका होते गया अधिक से अधिक, और वही भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। 1855 में इन मिरासीदारों और इन भ्रष्टाचारों को जो है मद्रास के जो है टॉर्चर कमीशन, यातना आयोग में जो है इस सच को जो है बाहर बताया गया, या इस सच को जो है बाहर लाया गया। कह सकते हैं कि जो ये जो व्यवस्थाएं अपनाई गई थी और इस व्यवस्था के कारण जो सामाजिक संरचना में जो भ्रष्टाचार उत्पन्न हुए थे, उस भ्रष्टाचार को 1855 के यातना आयोग में क्या किया गया था, बखूबी बताया गया था। बाद में आपने देखा कि फिर पुनः क्या गया ना, जो भूमि है उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, फिर से मालगुजारी का आकलन किया गया, और ये जो नई व्यवस्था अपनाई गई वो 20 वर्ष के लिए जो है अपनाया गया, और जिसे 1864 में लागू किया गया। हालांकि इस व्यवस्था के सामने भी समस्याएं थी। 1865-66 में पुनः क्या हो गया, एक अकाल आया। 1876-78 में भी अकाल देखने को मिला, और इन सब के कारण आप सभी को अगर याद है तो दक्कन में जो है 1875-76 में क्या हुए ना, दक्कन में विद्रोह उत्पन्न हुआ था। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे आपने देखा कि मद्रास में जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसका प्रभाव दिखने लगा था। क्या कुछ दिखने लगा था, 1820 में ही जो है काश्तकार थे या जो मिरासीदार थे, उन्होंने इस शक्ति का विरोध किया था। जैसे ही सीधे किसानों से लिया गया, तो पॉलीगर कहें या मिरासीदार कहें, उन्होंने इसका विरोध किया। तो जैसे उन्होंने विरोध किया तो उसे क्या किया गया, दबा दिया गया, या सरकार ने उस पर जो है दिलचस्पी ही नहीं लिया। अब यहाँ पर कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि मिरासीदारों का एक स्वर्ण युग था, क्योंकि कुछ नए मिरासीदार भी जन्म लिए और उन्होंने पुलिस पावर को अपने हाथों में ले लिया और इवन पूरा टैक्स कलेक्शन को अपने हाथों में ले लिया। तो कहा जाता है कि इनका एक स्वर्ण काल चल रहा था, लेकिन ये पूर्ण रूप से हर क्षेत्र पर नहीं था। जैसे तंजावुर के क्षेत्र में क्या था ना, भूमि और श्रम पर जो है इनका जो है क्या हो गया था ना, नियंत्रण स्थापित हो गया था, और स्थानीय समाज जो है इनको एक कह सकते हैं कि इनके हाथों में संकेंद्रित हो गया था। तो प्रत्येक कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में ही जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, उस रैयतवाड़ी सिस्टम ने क्या पैदा किया ना, असमानता, डिफरेंशिएशन को जो है काफ़ी पैदा किया। एक तरफ जो है पुराने मिरासीदार थे या पुराने पॉलीगर थे, नए मिरासीदार आए और नए तरीके से क्या होना, सामाजिक संरचना में बदलाव आया, तो नया प्रकार का डिफरेंशिएशन भी देखने को मिला, और इस कारण से एक नया वर्ग, भूस्वामी का नया वर्ग भी हमें जन्म देता हुआ दिखता है, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट में हो, चाहे वो कह सकते हैं आप किस सेटलमेंट में हो, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में हो, दोनों में ऐसे देखने को मिलता है। चलिए अब बात करेंगे कि रैयतवाड़ी सिस्टम का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कैसे जो है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कैसे लागू हुआ। गुजरात के अधिग्रहण 1803 में जब गुजरात का अधिग्रहण हुआ, उसके बाद 1818 में पेशवा के हाथ से जब इस क्षेत्र को जीत लिया गया, तब मुनरो के ही शिष्य थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने इन क्षेत्रों में जो है इसको लागू किया। पूर्व में इस क्षेत्र में क्या पाए जाते थे, तो पूर्व में इस क्षेत्र में देशमुख थे, इसके अलावा ग्राम प्रधान थे, तो इनसे कलेक्शन किया जाता था। लेकिन अब 1813 और 14 में क्या हो गया ना, सीधे किसानों से। देखिए प्रोसेस एक ही है, चाहे हम मिरासीदार कहें, चाहे हम पॉलीगर कहें, या चाहे हम देशमुख कहें या ग्राम प्रधान कहें, ये जो है इनको हटाते हुए सीधे किसानों के साथ रैयतवाड़ी सिस्टम को क्या किया गया, लागू किया गया था। और यहाँ भी वही समस्याएं देखने को मिली जो बॉम्बे में देखने को मिला, चाहे वो जो मद्रास में देखने को मिला था। इसके बाद क्या कुछ हुआ बॉम्बे में ना, इसके बाद आरके जो है पिंगल के द्वारा क्या किया गया ना, एक लैंड सर्वे कराया गया, फिर ज़मीनों का क्लासिफिकेशन भी कराया गया, और फिर रेंट तय किया गया। और कहा जाता है कि 1830 में जो है इसे इंदापुर के एरिया में जो है प्रथम बार लागू किया गया। लेकिन यहाँ भी ये व्यवस्था दोषपूर्ण कहते हुए इसे क्या कर दिया गया ना, हटा दिया गया। 1835 में जो है पुनः क्या किया गया, 1835 में पुनः बॉम्बे में सर्वे किया गया, और इस बार सर्वे किसके द्वारा किया गया, तो जी बिगनेट के द्वारा
और जो है गोल्ड स्मिथ, H.E. गोल्ड स्मिथ, इन दोनों ने जो है क्या किया ना, पुनः जो है बॉम्बे सर्विस सिस्टम को जो है लागू किया और इसे 30 वर्ष के लिए लागू किया गया था। 1836 में ये प्रारंभ हुआ, 30 वर्षों तक चला और लगभग 1847 तक पूरे दक्कन में जो है ये क्या कुछ हो गया था, फैल चुका था या लागू कर दिया गया था। जो कुछ भी हुआ, रैयतवाड़ी सिस्टम्स का प्रभाव क्या था, रिजल्ट्स क्या था, सब कुछ ठीक है, ये समझ में आ गया कि उपयोगितावादी विचार कहें या डेविड रिकार्डो के जो थ्योरीज हैं, रेंट थ्योरी है, उसके अनुसार रेंट को अधिक से अधिक कलेक्शन करने के लिए किसानों के साथ ऐड कर लिया गया। बीच में चाहे वो मिरासीदार हो, चाहे वो तालुकदार हो, चाहे वो देशमुख हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, इनको हटा दिया गया, या जमींदार हो, इनको हटा करके जो है डायरेक्ट किसानों के साथ जो है इसे ऐड कर दिया गया। वहीं कुछ पुराने किसान हट गए और कुछ नए किसान जो है ऐड भी हो गए, कुछ नए जमींदार ऐड भी हो गए। तो एक प्रकार से सामाजिक संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है नहीं हुआ था। तो इसका प्रभाव क्या था, तो इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि 1875 में दक्कन में काफी बड़ा क्या हुआ था ना, रिवॉल्ट हुआ था, उपद्रव प्रारंभ हो चुका था। जैसे ही सस्ती संरचना में बदलाव आया तो एक उथल पुथल को जन्म दिया और दक्कन में असंतोष जन्म हुआ, जिसका परिणाम था 1875 में क्या हुआ था ना, दक्कन का उपद्रव या दक्कन में जो विद्रोह हम कह सकते हैं। हालांकि चूंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसने सामाजिक संरचना में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया था, नो चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। चूंकि ग्राम पाटिल और मुखिया तो पूर्व से ही थे और इनके अधिकार ऑलरेडी कम हो चुके थे, और जब अंग्रेज आए तो सिर्फ उन्होंने उसे जो है कह सकते हैं सतही स्तर पर इनके अधिकार थे, पूर्व से इनके अधिकार काफ़ी कुछ कम हो चुके थे। मालगुजारी को कहा जाता है कि मालगुजारी को कम बोझिल बनाया गया था इस प्रोसेस में। हालांकि कुछ मालगुजारी कम तो हुआ था, चूंकि अगर आप कहेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट से रैयतवाड़ी सिस्टम काफ़ी कुछ अच्छा था। परमानेंट सेटलमेंट्स और किसानों तक अगर आप बात करेंगे, रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट किसानों से कलेक्शन बीच में तो कोई नहीं है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में बीच में जो है एक बिचौलिया है जिसे हम जमींदार, एक लैंडलॉर्ड का बड़ा वर्ग कहते हैं। तो ये जो बोझिलता है, इन्हें जमींदारों का भी बोझ लेना था और सरकार का भी बोझ लेना था। वहीं यहाँ सीधे किसानों से समझौता किया गया था। तो कहा जा रहा है कि मालगुजारी कम बोझिल भी हो गया था और काफ़ी कुछ इक्वलाइजेशन आ चुका था। तो कुछ हो सकता है कि कुछ व्यापारी और सूदखोर जो है वे ज़मीनों को खरीद चुके थे, लेकिन अगर कहा जाए कि टोटल भूमि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जिसके कारण ही उपद्रव हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं। जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि रैयतवाड़ी जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के कारण दक्कन में बाद में चलकर सामाजिक स्थिति में उथल पुथल हुआ और इस सामाजिक स्थिति के उथल पुथल के कारण 1875-76 का रिवॉल्ट देखने को मिला। चलिए, रैयतवाड़ी सिस्टम के बाद महलवाड़ी सिस्टम को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो है तीसरी महत्वपूर्ण सेटलमेंट्स के तौर पर जाना जाता है। इसमें ग्राम समुदाय क्या थे ना, सेंटर के तौर पर था। अर्थात अब जमींदार नहीं थे, डायरेक्ट किसान नहीं थे, बल्कि एक पूरा का पूरा महल जो है वो क्या था, इसके सेंटर में था। और इसके समर्थक कौन थे, तो चार्ल्स मैककेफे समर्थक थे, हेनरी मेन भी जो है इसके समर्थक के पक्ष में थे। मूल रूप से भारत के पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस मॉडल को अपनाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बंगाल के ही मॉडल को ध्यान में रखते हुए जो है प्रारंभ में जो है तालुकदार, याद रखिएगा पश्चिम के क्षेत्र में तालुकदार थे, या इसे हम कह सकते हैं बड़े लैंडलॉर्ड थे। इन तालुकदारों के साथ क्या किया ना, मालगुजारी वसूल करने की प्रोसेस शुरू किया गया था। और ये तालुकदार भी दो होते थे, एक तो वंशानुगत तालुकदार थे और कुछ मुगल जागीरदार थे जिनमें आमिलदार थे, मालगुजार थे या किसान थे जिनसे जो है टैक्स का कलेक्शन किया जाता था। लेकिन ये दोषपूर्ण निकल गया, चूंकि ये आकलन पर आधारित था, इसलिए यहाँ भी क्या था ना, मालगुजारी अधिक था। तो हर हाल में कुछ जो है किसानों ने जो इसका विरोध किया और विरोध के कारण कहा जाता है कि जो है कुछ सरकारों के द्वारा इन तालुकदारों को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया और इनके ज़मीनें यहाँ तक कि क्या कर दी गई, नीलामी कर दी गई। और सीधी बात है, फिर से वही हुआ ना, अमिल और नए तालुकदारों का एक वर्ग भी जन्म लिया। कहा जाता है कि बनारस में 40% से अधिक जमीनों के स्वामी क्या हो गए थे ना, बदल गए थे इस समय काल के दौरान, 1820 के बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है तालुकदारों को छोड़ दिया गया, तालुकदारों को छोड़ करके संपूर्ण गांव के साथ, एक महल के साथ, संपूर्ण गांव या महल के साथ क्या किया गया ना, केंद्रित करके हॉल्ट मैकेंजी के रेफरेंस पर जो है क्या शुरू किया गया, हॉल्ट मैकेंजी का जो रेफरेंस है उसे ही 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत लागू, उसे शामिल करते हुए जो है महलवारी सिस्टम को क्या किया गया, लागू किया गया। और इसमें क्या कुछ करना था ना, इसमें खेतों का विस्तृत सर्वेक्षण करना था, यहाँ भी लैंड सर्वे करना था। दूसरी ओर बंदोबस्ती जो है अब ग्राम समुदाय के साथ, अगर ग्राम समुदाय ना मिले तब तालुकदारों की ओर, अगर तालुकदार ना मिले तो अमीर किसान जो थे जो है उनसे, जो धनी किसान थे उनसे करना था। तो ज़्यादातर संभव क्या किया गया, जो लैंड है उसे संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय के हाथ में दिया गया, अर्थात ग्राम समुदाय में अलग अलग जो फार्मर है उनके हिस्से में क्या पड़ गए ना, टैक्स जो है उनके हाथ में चले गए। चलिए अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को लेकर के भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तालुकदारों के स्वभाव, अर्थात तालुकदार पूर्व से एक शक्ति संरचना के केंद्र में थे। साथ में किसान अपने खेतों की सुरक्षा को लेकर के या उसके सुधार के उद्देश्य को लेकर के महलवारी सिस्टम्स को उन्होंने लागू किया या प्रारंभ किया, लेकिन इसे लागू करना भी उतना ही आसान नहीं था जितना कि रैयतवारी सिस्टम को, क्योंकि सब कुछ जो है एक सर्वेक्षण के आधार पर आधारित था। तो सर्वेक्षण फेल हो चुका, तो भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, प्रशासनिक तंत्र की एज यूजुअल कमी, जिसके कारण पूर्व में भी परमानेंट सेटलमेंट अपनाया गया था, रैयतवारी सिस्टम अपनाया गया था, और यहाँ भी अनुमान आधारित आकलन को अपनाया गया। और 1828 में कहा जाता है जब मंदी आया खेतों में, तो इन सब ने जो इस सिस्टम को फेल कर दिया, और जिसके कारण इसमें कुछ सुधारात्मक कदम भी 1833 में रेगुलेशन 11 के तहत जो अपनाए गए या लागू किया गया। और इसी के तहत जो है मार्टिन बट ने जो है पूरे महल को एक यूनिट मान करके क्या किया गया ना, मालगुजारी का आकलन करना प्रारंभ कर दिया और सर्वेक्षण करना भी प्रारंभ कर दिया। पूरे महल के मालगुजारी को हिस्सेदार के समूह में बांटा गया और रेवेन्यू का जो है 2/3 भाग क्या लिया गया, जो है मालगुजार के तौर पर तय किया गया और 30 वर्षों के लिए इसे तय कर दिया गया। तो इस प्रकार महलवारी सिस्टम जो है ग्राम समुदाय से लेकर करके महल के और आगे बढ़ने लगा, और मार्टिन बट ने इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसकी कमियां की थी, इसके कमियां थी कि मार्टिन बट के द्वारा जो प्रारंभ किया गया और जिसे कहा जाता है जेम्स थॉमसन द्वारा भी जिसे सपोर्ट किया गया था, ये जो है लगभग जो बंदोबस्त था जिसे ग्रामोवार जो है बंदोबस्त करना था, ये एक अधूरे सर्वेक्षण पर आधारित था और अति आकलन पर आधारित होने के कारण भी गणना भी सटीक तरीके से नहीं हो पाया। और ठीक इसका वही हाल हुआ जो पूर्व में हुआ, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ा, तो किसानों पर पड़ने लगा। इस सिस्टम ने भी सोशल स्ट्रक्चर्स को क्या क्या बदल दिया, जो पुराने तालुकदार है उसे रिमूव कर दिया, और साथ में नए तालुकदार जिसमें कह सकते हैं कि नए मिरासीदार या नए आमिल और मालगुजार क्या है ना, इसमें जो है जुट चुके थे। 1842 में जो है मार्टिन बट के रिटायर होते होते जब मार्टिन बट रिटायर हुए तो कहा जाता है कि इस पूरे सामाजिक, इस क्षेत्र का जो पूरे सामाजिक संरचना है वो क्या कुछ था ना, बदल चुका था, अर्थात पश्चिम उत्तर भारत का। तो इस प्रकार ब्रिटिश काल के दौरान 3 योजनाएं, 3 हम कह सकते हैं क्या लाया गया ना, 3 रेंट सिस्टम या सेटलमेंट सिस्टम लाए गए। इन सभी सेटलमेंट सिस्टम का जो है इफ़ेक्ट क्या था, इस सेटलमेंट सिस्टम का इफ़ेक्ट उत्तर भारत में अगर हम बात करेंगे तो 1857 का जो है व्यापक विद्रोह, 1800 अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो 1875 में दक्कन का विद्रोह, इस सिस्टम का क्या था प्रतिफल के तौर पर हम देख सकते हैं, जहां किसान जमींदार सभी आगे आकर के जो है अलग अलग स्थितियों में जो है किसका विरोध कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को आज डिस्कशन किया गया। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। PT+ मेंस की क्लासेस के तहत मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को लेकर के क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।